नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज की इस क्लास में अगेन हम लोग विज्ञान, सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कहने को आपको मैं स्क्रीन पर 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन ये 30 क्वेश्चन ना समझे। इसमें हम हर वो डिटेल जो आपको स्क्रीन पर इनके ऑप्शन में भी दिखाई देगी, उसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तो कहने को 30 है, बाकी ये 60-70 से ज्यादा क्वेश्चन आपको कवर करेगा। और सिलेक्शन में देखिए, बिल्कुल हम कहते हैं मेरा इंग्लिश मीडियम है, मेरा हिंदी मीडियम है, बाकी माध्यम मायने नहीं रखता है, मेहनत मायने रखता है। जिसने मेहनत ही नहीं किया है वो बात पर अपना मीडियम को जिम्मेदार ठहराने लग जाता है कि मेरा हिंदी मीडियम था, मेरा इंग्लिश मीडियम था, इसीलिए मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस प्रकार के टूल्स का आप हेल्प ना लें, आप मेहनत करें और सेलेक्ट हों। अभी जैसे स्क्रीन पर हमने आज जैसे कुछ क्लासों में हमने बायलैंग्वेज भी इस्तेमाल किया था, कुछ में हमने केवल इंग्लिश इस्तेमाल किया था, अभी हम हिंदी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि कुछ बच्चे, हमने भी जैसे 10th तक मैंने साइंस हिंदी में पढ़ा, उसके बाद +1 +2 में इंग्लिश में पढ़ा, इंजीनियरिंग में सब कुछ इंग्लिश में था। तो एक फायदा ये हो जाता है बायलैंग्वेज वालों को कि वो जब पेपर अटेम्प्ट करता है तो कोई ऑप्शन कई दफा इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो हिंदी देखकर भी उसकी हेल्प ले सकता है। तो आप कोई ऐसा स्टैम्प मत लगाएं कि मैं केवल इंग्लिश ऑप्शन ही देखूंगा, आप हिंदी ऑप्शन पर भी जरूर नजर डालें। मिसाल के तौर पर जैसे कोशिका या सेल का जो आउटर पार्ट है उसका क्या नाम होता है, कई बार हम भूल जाते हैं कि उसका नाम क्या है। यहां बहुत सरल हो जाता है कि भाई वो जैसे या सेल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को क्या कहते हैं, ये इंग्लिश में थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है, बट हिंदी में थोड़ा सरल हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, अ, जैसे कोशिका द्रव, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो कई दफा ये आप समझ रहे, बायोलॉजी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में आसान हो जाते हैं, या कुछ हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में सहूलियत मिल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई इतना ज्यादा भी मीडियम को आधार ना बनाए अपने सिलेक्शन या रिजेक्शन में। आप बिल्कुल अपने मीडियम में ही पढ़ें, लेकिन आपको बेसिक इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। ठीक हो गया। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन पर। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मेरी क्लास में मीडियम की बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ठीक हो गया। लेकिन हम किसी एक को हाईलाइट या दूसरे को डिम लाइट नहीं कर सकते, हमें दोनों को ही बराबर तवज्जो देना होगा। ठीक हो गया, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो इस बार मैंने सारे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर हिंदी पे लिखे हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जो आप में से प्योर इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं उनको भी जरा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक हो गया। सामान्य बोलचाल की भाषा है वो तो हम हिंदी में बोलते ही हैं, बाकी जो टेक्निकल टर्म होंगे उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है। ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार का बात आएगा तो हमें कोई ऐसा सघनता की बात नहीं कहनी कि भाई सुई की सघनता माने डेंसिटी, पानी की डेंसिटी से कम है। ठीक हो गया। इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है। सुई अगर पानी में तैर रही है तो पृष्ठ तनाव के कारण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। अगर किसी पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो सुई पानी में एक प्रकार से अटक जाती है, माने ये सुई अटक गई है। तो जब तक हम उस पानी को ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, वो पानी में एक प्रकार से अटकी रहेगी, और ज्यादा उस पर लहरें आएंगी, हिलेगा तो सुई डूब जाएगी। तो वो कोई फ्लोटेशन नहीं है, वो कोई तैरना नहीं है, केवल अटक जाना है। और अटकने का कारण पृष्ठ तनाव, इंग्लिश में सरफेस टेंशन। इस वर्ड में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है। किसी सरफेस का वो टेंशन जो उसके अंदर पेनिट्रेट करने से किसी ऑब्जेक्ट को रोकता है, वो सरफेस टेंशन है। भाई सुई है, सुई आसानी से चली जाती यदि पानी में, तो पानी का सरफेस टेंशन कम था। अब सुई को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, हल्की सुई है, पानी में अटक गई है ऊपर, तो इसका मतलब पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा है। और पानी के सरफेस टेंशन के लिए पानी में हम इंप्योरिटीज ऐड कर देंगे तो भी सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, और पानी को बहुत ठंडा कर देंगे तो भी पानी का सरफेस टेंशन हाई हो जाएगा। पर इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई
गर्मियों में कपड़े धोना सरल होता है, ठंड में कपड़े धोने में ज्यादा मेहनत लगती है, या ठंड में हमें पानी को गर्म करना पड़ता है, क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा पानी उतना ही ज्यादा कम फैलेगा। समझ रहे हैं आप, कॉम्पैक्ट हो रहा है पानी, और कम फैलेगा पानी तो वो कपड़े पे लगेगा भी कम, और कपड़े पे लगेगा कम तो धुलाई भी, आप समझ रहे हैं। बहुत मतलब हर आपके मैं तो ये समझता हूं ये कोई साइंस पढ़ने वाले बच्चे कोई मंगल ग्रह या चंद्र ग्रह से नहीं उतरे हैं, वो सब हमारे धरती में ही है। आप सामान्य घर की प्रक्रियाओं में भी यदि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो भी आप आंसर देने में सक्षम है। और यदि हम ध्यान ही नहीं देते हैं, बस आंख बंद करके भाई चल रहा है पंखा, हमें क्या करना है, पंखे पे कौन सी विद्युत किस में कन्वर्ट हो रही है, हमें क्या करना है, तो फिर तो वो तो मनुष्य भी कहलाने के लिए लायक नहीं है, वो तो पशु समान ही हो गया। इसलिए हमें लॉजिक जो लगाता है वो जीवन सरल हो जाता है। कि भाई जब मैं ट्रेन से उतरना आया नहीं और वो कहता है कि सर मुझे हरियाणा एसएससी में मुझे बड़ा ऑफिसर पद दे दो, या एसएससी में मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बना दो, उसको ट्रेन से उतरना आता नहीं है, या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम में उसको बोलता है कि सर मुझे ऑफिसर बना दो, लेकिन उसको आज तक जड़त्व का सिद्धांत, लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आया है। मतलब ऑफिसर बनने के बाद वो ट्रेन से गिर रहा है, उसको ये सामान्य सा नियम समझ में नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। इसलिए जो ये विज्ञान होता है ये जीवन को सरल बनाता है। ठीक हो गया। तो ये तो ऐसा तो हो मैंने जानना ही, हमने घर पे कपड़ा धोया, कपड़े को धोने के लिए नील का इस्तेमाल किया, सफेद कपड़े की चमक वापस लाने के लिए। ये भी विज्ञान लॉजिक बता रहा है इसका भी, कि जो कभी भी हमारे आसपास जब जैसे आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो वो एसिड बनाने लग जाता है, कपड़ों पर पीलापन चढ़ता है। इस प्रकार की कोई भी एसिडिक चीजें जब आती है तो उस पीलेपन की काट के लिए नीला रंग होता है, वो साइंस में हम पढ़ाते हैं। ठीक हो गया। कि येलो का सेकेंडरी कलर कौन सा है, सेकेंडरी कलर यानी जो नॉट सेकेंडरी कलर, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री पूरक रंग कौन सा है पीले का, तो पीले की काट करता है नीला, इसीलिए कपड़े का पीलापन हटाने के लिए हम नील डालेंगे। ठीक हो गया। आप ऐसा मत कर देना कि आप कपड़े के पीलापन हटाने के लिए आप उसमें हल्दी डाल दो। ठीक हो गया। पीलापन अगर हटाना है तो उसकी काट कौन करता है, नीला रंग। इसी प्रकार से जब कभी व्हाइट वॉश हो रहा है, शायद आपने देखा होगा, यह भी विज्ञान है। जो दीवार आप चाहते हैं एकदम सफेद रहे सालों साल, उस दीवार पर आपकी इच्छा है सफेद रहे, उसके बाद भी उसमें थोड़ा नीला रंग मिलाया जाता है, थोड़ा सा। आपने अगर देखा हो, ऑब्जर्व किया हो कभी, भाई मैंने बोला ना विज्ञान है तो आपको ऑब्जर्व करना ही चाहिए, लॉजिकल ब्रेन हमारा होना ही चाहिए। तो जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई इसने ये व्हाइट वॉश में नीला रंग क्यों डाला, क्योंकि कुछ दिनों के बाद दीवार पर पीलापन चढ़ेगा ही चढ़ेगा, अलग अलग प्रकार की गैसें एसिड में कन्वर्ट होंगी और उसको पीले रंग से ढकने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर उसमें पहले ही थोड़ा सा नीला रंग मिलाया होगा तो फिर वो फाइनली व्हाइट हो जाएगा। शुरुआत में जब आप दीवारों पे व्हाइट वॉश कराते हो थोड़ा सा ब्लूइश दिखाई देती, नीली नीली हल्की हल्की दिखाई देती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो प्योर व्हाइट कलर हो जाता है। आपको समझ में आया? नहीं तो क्या हो जाता, कुछ दिनों के बाद दीवारें ऐसी मटमैली सी येलोइश हो जाती। तो ये कितना बड़ा विज्ञान है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये पृष्ठ तनाव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? इसको KWH कह देते हैं। ठीक हो गया। किलोवाट आवर, ये ध्यान रखना है, ये एनर्जी को मापने का यूनिट होता है, किलोवाट आवर। और जब हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो किलो का मतलब क्या होता है, याद रखना है, किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब हम में से मुझे लगता है शायद आधे से ज्यादा बच्चे इस बात को गलत डिकोड करते हैं। कहते हैं जी 1 किलो दूध दे दो। ये वैज्ञानिक या तकनीकी रूप से गलत वाक्य है। 1 किलो दूध नहीं, 1 किलो का मतलब तो होता है 1000। किलो कोई भार रिप्रेजेंट नहीं करता है, किलो नंबर रिप्रेजेंट करता है। याद रखना आपको, अगर मैं कहता हूं कि हमारे परिवार में एक फंक्शन था, 2.2 किलो मेहमान आए, तो ये तकनीकी रूप से सही है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तो हमने कह रखा है नहीं सर, मैंने तो बस मैं दिल की सुनता हूं, मैं दिमाग की नहीं सुनता, मैंने दिमाग के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, लॉजिकल ब्रेन तो मैं कर ही नहीं सकता। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम इस प्रकार से वाक्य को नहीं डिकोड कर पाएंगे तो गलत हो जाएगा।
2.2 किलो मेहमान एकदम सही है। यदि शादी में 2200 मेहमान आए हैं तो मैं उसको कह सकता हूं कि 2.2 किलो, बिकॉज किलो कोई भार की इकाई थोड़ी है। ये तो हमने एक गलत अडेप्टेशन ले लिया है कि भाई सुन सुनकर शायद किलो का मतलब भारी होता है, इसलिए दिल की नहीं है तो दिमाग की सुननी पड़ेगी। आपने जैसे कभी सुना होगा, कोई आप वेबसाइट पर कोई फोटो लगाते हैं फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, तो कहते हैं भाई 1 घंटे में उसको 1 किलो लाइक मिल गए या 1K लाइक मिल गए। के का मतलब किलो और के का मतलब है 1 घंटे में उसको 1000 लाइक मिल गए। तो अब आपको याद रहेगा, कहीं भी किलो लिखा है मींस हजार, तो वो कह रहा है किलो वाट आवर, तो किलो का मतलब हजार, आवर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो 3600 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 लाख वाट सेकंड। इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 3.6 मेगा जूल। मेगा मींस अगेन, मेगा इज द यूनिट ऑफ नंबर। मेगा बोलते हैं ना, मेरा मोबाइल फोन कितना मेगापिक्सल है, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। क्लास में 30 क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को स्लाइड में, बट हम कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन यहां, तो ये हमारी जो कन्वर्सेशन है ये बेमतलब नहीं है, इसमें हम और ज्यादा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो जो मेगा है, मेगा पिक्सल, कहता जी मेरे मोबाइल फोन का मेगा पिक्सल 50 मेगा पिक्सल है। या हमारे घर में जो फीडर लगा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो 10 मेगा वाट का फीडर लगा हुआ है, 5 मेगा वाट का लगा हुआ है। या थर्मल, सुपर थर्मल पानीपत जो है वो ऐसे 1367 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार की जो बात है, मेगा, मेगा मींस वट मेगा मतलब, मेगा एक नंबर है जिसका मतलब होता है 10⁻⁶। आप इसको अगर खोलेंगे तो क्या आएगा, ये माने ओपन करेंगे 10⁻⁶ को तो ये 10 लाख आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक हो गया। तो मेगा मींस 10 लाख। तो मेगा एक सिंपल नंबर है, ये कोई माने कोई भार को या टाइम को या लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये कहीं भी लगाया जा सकता है। ठीक हो गया। मैं बोल रहा हूं मेरे पास 1 मिलियन डॉलर है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, वही मैंने बोला है, ये केवल समझने के लिए है नहीं, केवल समझ आ रहा हूं। 1 मिलियन डॉलर है, तो ये जो करेंसी में मिलियन इस्तेमाल करते हैं यही हम साइंस में मेगा बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या, अगर मैंने बोला 1 मिलियन डॉलर है तो 10⁻⁶ है, माने 10 लाख डॉलर है। तो आप इसको रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक हो गया, बिल्कुल कर सकते हैं। आप डॉलर का रेट लगभग जानते हैं, जैसे आज के समय अगर अभी देखेंगे तो लगभग 83 रुपए चल रहा है। एक यूएस डॉलर में 83 रुपीज चल रहे हैं। तो आपको जो फिर समझ में आएगा, 1 मिलियन डॉलर, ठीक हो गया, तो 10⁻⁶ इसको फिर हम 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज में, आ जाएगा रुपए में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आप इस प्रकार से मिलियन को या बिलियन को, जैसे कुछ बोलते हैं हमारे मोबाइल फोन में ऐप हैं, अलग अलग प्रकार के ऐप हैं, बहुत ही कम ऐसे ऐप हैं जो बिलियन ऐप कहे जाते हैं। बिलियन ऐप का मतलब होता है जिसके यूजर, बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ या 1 अरब। मिलियन तो समझ में आया, मिलियन यानी 10⁻⁶, और बिलियन का मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक हो गया। तो 10⁻⁹ को जब आप इकाई, दहाई, सैकड़ा इस प्रकार से पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 100 करोड़ यानी 1 अरब। तो ऐसे कौन से, बहुत ही कम है ऐसे ऐप जिनका इस्तेमाल करने वाले 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जैसे व्हाट्सएप है और फेसबुक भी एक बिलियन ऐप है। ठीक हो गया, बिलियन। बाकी और कई छोटे ऐप हैं वो शायद बिलियन नहीं होंगे, वो मिलियन ऐप कहे जा सकते हैं। तो दुनिया में 2 ही देश ऐसे हैं जो पॉपुलेशन में बिलियन पॉपुलेशन रखते हैं। ठीक हो गया, एक इंडिया और एक चाइना। तो समझ में आपको, मेगा मिलियन नंबर्स में किसके बराबर है, 10⁻⁶, और जब भी बिलियन आएगा तो 3 जीरो और बढ़ जाएगी, 10⁻⁶ की बजाय 10⁻⁹ हो जाएगी। नेक्स्ट इज, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। कोई भी नाव, अगर ध्यान रखना है,
जो तैरना है वो ना तो डिपेंड करता है उसके भार पे डिपेंड नहीं करता है, उसके सरफेस टेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, और एक प्रकार से हम जब तैरने की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी पर भी ध्यान नहीं दे रहे, हम आयतन पर तो ध्यान देना, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। अगर हमें पानी को नाव पर तैराना है तो पहली चीज है उसका आयतन, उसका वॉल्यूम, उस पानी से, नाव की मैं बात कर रहा हूं, किसी पत्थर की बात नहीं कर रहा हूं, नाव को, क्योंकि नाव पानी के बाहर तैरती है, और अगर पानी के बाहर तैरती है तो उसका खुद का जो वॉल्यूम है, हम वॉल्यूम पर ही वहां चर्चा करते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो माने उसका एक्सपेंशन ज्यादा होना चाहिए, जिस लिक्विड में वो तैरना चाहती है उससे ज्यादा एक्सपेंड उसको होना पड़ेगा। तो तैरना जो है वो आयतन पर निर्भर करता है, और जो ये बात करता है कि बराबर वाली बात, देखिए अगर कोई लकड़ी की या प्लास्टिक की वस्तु है तो अगर वो अपने भार के बराबर पानी हटाएगा, हटाएगा मींस वो इतना वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो पानी में तैर जाएगा। लेकिन हम नाव को इस प्रकार से फ्लोट नहीं करा सकते हैं, तो नाव को यदि फ्लोट कराना चाहते हैं तो वो आयतन किसी तरह से उसका ज्यादा होना चाहिए, और अगर उस मटेरियल का हमने आयतन ज्यादा कर दिया तो वो तैर जाएगा। ठीक हो गया। तो मुख्य रूप से हम भार से ये तय नहीं कर सकते, जैसे यहां ऑप्शन में लिखा है भार, भार से तय नहीं किया जा सकता किसी का तैरना, सरफेस टेंशन से तय नहीं किया जा सकता, केवल उसके घनत्व से तैरना नहीं डिसाइड किया जा सकता है, आयतन ही मुख्य बिंदु होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। जैसे आपको क्या कहें, मैं बोलता हूं 100 किलो लोहा है, ये पानी में तैरेगा कि डूबेगा? अब आप लोग कहेंगे सर तो डूब जाएगा, ये वाक्य ही गलत है। 100 किलो लोहा यदि किसी तरह मैं उसको इतना ज्यादा उसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर दूं, भाई बड़े बड़े क्रूज हैं, शिप हैं, उनमें भी हैवी मेटल इस्तेमाल करते हैं, बट उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं कि वो अपने द्वारा जो पानी हटा रहा है वो ज्यादा पानी हटाता है अपने भार से ज्यादा। ठीक हो गया। बट इसमें पानी हटाना किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा उतना ही उसके तैरने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर कोई कह दे 100 किलो लोहा पानी में तैरेगा कि डूबेगा, हम ये बात तभी समझ सकते हैं जब हम 100 किलो लोहे को कोई शेप देंगे। जैसे 100 किलो लोहे की कील बना दी आपने, वो तो डूबेगी। लेकिन अगर 100 किलो लोहे का आपने पीट पीट कर एक हल्की चादर बना दी और उसको फोल्ड करके एक नाव बना दी, अब उसका इतना ज्यादा वॉल्यूम हो गया कि वो अपने भार से ज्यादा पानी हटा पा रहा है। ठीक हो गया। आयतन का मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो पानी के ऊपर टिका रहेगा और तैर जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए कोई ऐसा मैजिक नहीं हम कहते हैं कि भाई पत्थर पानी में तैर सकता है कि नहीं तैर सकता है। तैर सकता है अगर पत्थर किसी ऐसी मटेरियल का बना हुआ है जो अब जिसका डेंसिटी, जिसका घनत्व पानी से कम हो जाए। ठीक हो गया। अगर घनत्व कम होगा तो वो ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है, अपना वॉल्यूम बढ़ा सकता है, और ज्यादा कांटेक्ट में आएगा पानी के तो वो पानी के ऊपर बना रहेगा। तो आपको बात याद रखनी है, मेनली जो कंसेप्ट है हम देखते हैं कि जितनी ज्यादा वॉल्यूम उतना ही ज्यादा वो सपोर्ट करेगा फ्लोट करने के लिए। ठीक हो गया। तो नाव के लिए हम मेनली क्या चुनते हैं? आयतन ज्यादा होना चाहिए, बराबर होने पर वो डूब जाता है। बाकी और भी कई चीजें जैसे कह रहे हैं भार बराबर होना, पृष्ठ तनाव, घनत्व, कई चीजें ऐसी हैं जो आपको ज्यादा डेंस लग सकती हैं, उसके बाद भी वो तैर सकती हैं। जैसे मैंने बोला ना, लोहा, लोहा पानी में तैर सकता है। अगर उसको एकदम हल्की शीट बनाकर उसको इतना ज्यादा एक्सपेंड कर दिया जाए कि अपने भार से ज्यादा पानी हटाने लग जाए, एक पतली शीट, तो फिर वो तैर जाएगा। ठीक हो गया। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है। निर्वात मींस वैक्यूम में जो हीट रेडिएशंस हैं, अब जैसे अल्ट्रा वायलेट हैं, एक्सरेज हैं, वो लाइट ही है एक प्रकार से, लेकिन वो ह्यूमन आई उसको विजिबल नहीं है। मानव की नेत्र तो आप जानते हैं केवल क्या देख सकता है? विबक्योर, ये वाली लाइट ही देख सकता है।
ना वो इंफ्रारेड देख सकती मनुष्य की आंख, ना अल्ट्रावायलेट देख सकती मनुष्य की आंख। याद रखना, मैं सीधे आंखों से देखने की बात कर रहा हूं कि आप में से कई अल्बर्ट आइंस्टीन भी होंगे जो इस पर क्वेश्चन रेज करेंगे, सर अल्ट्रावायलेट तो मैंने देखा है या इंफ्रारेड तो मैंने देखा है। हम किसी गैजेट्स की मदद से देख रहे हैं, जैसे इंफ्रारेड हम हमारा मोबाइल फोन कैमरा देख सकता है इंफ्रारेड लाइट, लेकिन बिना किसी गैजेट्स के इस्तेमाल के हम विबग्योर के अलावा दूसरी लाइट नहीं देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये लाइट भी अपने आप में जो एनर्जी पोजेस किए हुए हैं अलग अलग, जैसे एक्सरेज हैं और गामा रेडिएशंस हैं, तो कह रहा है कि इनकी चलने की गति भी प्रकाश के चलने के गति के बराबर होंगी। ठीक हो गया, निर्वात में। लेकिन अगर कोई बाधा आएगी, निर्वात मीन्स वैक्यूम यानी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बीच में कोई ज्यादा वाटर आ जाए, कोई हैवी मटेरियल आ जाए, तो फिर उस हीट रेडिएशन को धीमा होना पड़ेगा, तो प्रकाश के वेग के बराबर। और प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश की रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। ठीक हो गया, बहुत तेज है। यानी यहां से नई दिल्ली से लॉस एंजलिस एक तरफ 50,000 किलोमीटर, तो आना जाना 30,000 किलोमीटर। प्रकाश 1 सेकंड में लॉस एंजलिस 10 बार जाकर वापस आ जाएगा, इतनी तेज चलता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज, पानी की किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो उसके आयतन में, तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? ठीक हो गया। यानी पानी का कुछ हमने अमाउंट लिया, ये द्रव्यमान माने उसका एक प्रकार से कुछ पानी लिया गया। ठीक हो गया, द्रव्यमान का मतलब बोलते हैं ना मास। तो अगर पानी लिया गया है, पानी को अब हम 0 से धीमे धीमे गर्म कर रहे हैं। हमने किसी उसमें पानी लिया और उसको धीमे धीमे गर्म करना शुरू किया, तो कहते क्या चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में? कहते वो अनुक्रमिक वृद्धि होगी, अनुक्रमिक कमी आएगी, यानी उसका वॉल्यूम, ऑप्शन कह रहा है क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा, बढ़ने के बाद घटेगा, घटने के बाद बढ़ेगा। हम में से ज्यादा तो लोग सोच रहे होंगे यार जब पानी को गर्म करेंगे तो पानी तो फैलेगा, और पानी फैलेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, बिकॉज गैस जो है वो वेपर्स में, माने कोई भी चीज वेपर्स में कन्वर्ट हो रही तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। लेकिन यहां ही पर एक प्रॉब्लम है, पानी जो है वो 0 डिग्री से जब 100 डिग्री ले जाया जाता है, एक बार 4 डिग्री जब उसका टेम्परेचर होगा तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है पानी की। पानी सबसे ज्यादा भारी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और जब कोई चीज सबसे ज्यादा भारी है तो उसका वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी मींस उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो एक बार वॉल्यूम उसका घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए, पानी को हम 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस गर्म कर रहे हैं तो वॉल्यूम घटने के बाद बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, आयतन मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम घटने के बाद बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री पर पानी की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। तो जब कोई चीज घनत्व उसका बढ़ा रही है अपना, तो वो घनत्व बढ़ा रही है मतलब वो कम स्पेस में ही आए जा रही है। तो जितनी जगह में 0 डिग्री पानी आ रहा था, 4 डिग्री में वो और भी कम जगह लेता है। तो इससे एक क्वेश्चन और समझ में आता है, जो जमी हुई झील होती है, कभी कहें उस झील के अंदर का तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ये ऊपर सारा क्या है? बर्फ। अब बर्फ जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, वो हीट इंसुलेशन का काम करता है। तो और पानी सबसे ज्यादा भारी किस डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो झील के अंदर का तापमान 4 डिग्री बना रहता है, ऊपर जो माइनस में टेम्परेचर है वो अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा है। ये एक प्रकार से स्नो जो है वो इंसुलेशन का काम कर रहा है, इसलिए मछलियां जीवित रहती हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जमी हुई झील के अंदर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और मछलियां आराम से जीवित रह जाती हैं। कहीं बाहर -20 डिग्री सेल्सियस हो और अंदर 4 डिग्री सेल्सियस है, तो आप समझ सकते हैं आपको ये 4 डिग्री सेल्सियस पानी भी फिर गर्म सा प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा कि कंपैरेटिवली -20 और 4 डिग्री के हिसाब से 4 डिग्री तो काफी ज्यादा, मतलब आपको गुनगुना लग सकता है, गर्म लग सकता है।
ठीक हो गया। तो ये समझना इसी कारण से तो भगवान ने बहुत अपने मूल सिद्धांत में भी भगवान ने बदलाव करने की इच्छा जताई जीवों की रक्षा के लिए, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मछलियां सारी मर जाती। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड कम जगह लेता है, लिक्विड ज्यादा लेता है, और गैस सबसे ज्यादा जगह लेता है, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन ये सिद्धांत फेल हो जाता है वाटर के केस में। वाटर के केस में सॉलिड उतना ही जो आपने पानी लिया है, अगर उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया तो जगह ज्यादा लेगा। लिक्विड में वो कंपैरेटिवली स्नो के कम जगह लेगा, और गैस में फिर वो नॉर्मल बर्ताव करेगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई। और पानी को 0 डिग्री सेल्सियस में भी पाया जा सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस होते ही पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिस पर आपको बर्फ भी मिल सकती है और पानी भी, बिकॉज बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी गलनांक वो 0 डिग्री है। माने अगर 0 डिग्री से जरा भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन 0 अगर आप स्टेबल कर दें किसी तरह तो वो टिका रहेगा। ऐसे ही पानी का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करने पर थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए, -0.01 भी आ जाए तो भी फिर वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो समझ में आया, बर्फ का गलनांक, पानी का हिमांक, दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस है, तो गलती नहीं करनी है। हिमांक मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट। अब आता है तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन घटने के बाद बढ़ेगा। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सर्जन किस कारण से होता है? भाई सूर्य में इतनी ज्यादा अमाउंट एनर्जी का कारण क्या है? उसमें अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको। नाभिक के संलयन, संलयन को बोलते हैं फ्यूजन, नाभिक के विखंडन यानी फिजन, और रेडियोएक्टिविटा या इसको विद्युत रेडियोएक्टिविटी, या इसको एक शब्द यहां लिखा हुआ है विद्धन भिक्ता, माने वो कोई ऐसी चीज है वायरलेस जो अपने आप ही एक्टिव है, तो इसलिए इसका नाम दिया था, मैडम क्यूरी ने नाम दिया था रेडियो एक्टिविटी। ठीक हो गया। और इसी प्रकार से कृत्रिम विद्धन विद्युत नाभिक, तो इस प्रकार से भी शब्द दिए हुए हैं। इसमें हम ध्यान रखना है, जब भी सूर्य की बात होती है तो सूर्य जो कार्य करता है वो संलयन पर कार्य करता है या फ्यूजन पर कार्य करता है, जहां हाइड्रोजन के एटम मिलकर, ठीक हो गया, हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम का एटम बनाते हैं, और इस कन्वर्जन में थोड़ी सी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जब कभी भी आपको ये बात कहीं ऑप्शन में लिखा हो हाइड्रोजन बम, या सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रोसेस का नाम है नाभिकीय संलयन। संलयन में छोटे छोटे नाभिकों को जोड़कर बड़ा नाभिक तैयार किया जाता है, और जो मास कम होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और जब भी वो टूटते हैं तो उसको फिजन कहते हैं। जैसे यूरेनियम, जब भी बात आएगी एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब जो होता है परमाणु बम, वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक हो गया। यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, ये सब एटम बम में इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब भी बात करेंगे फ्यूजन की तो हाइड्रोजन बॉम्ब इस्तेमाल किया जाता है। बाकी साधारण ये एक्टिविटी का नाम जो मैडम क्यूरी ने दिया था वो रेडियो एक्टिविटी है, और इसी में कुछ चेंज करके कुछ प्रोसेस बनाए जाएं तो इसका सटीक आंसर जो है वो नाभिकीय संलयन ही है। नेक्स्ट इज, यदि वायु दाब मापी यंत्र, वायु दाब मापी यंत्र, अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके कान खड़े हो गए, सर वायु दाब मापी यंत्र क्या होता है? वो आगे नहीं पढ़ेंगे, सीधा ही क्वेश्चन रेज कि सर वायु दाब मापी यंत्र क्या होता है। ब्रैकेट में क्या लिखा है? बैरोमीटर। और अगर हमें यही पता है कि बैरोमीटर एयर प्रेशर मापता है और एयर प्रेशर को वायु दाब बोलते हैं, तो भी हम सही बता सकते हैं। तो वायु दाब मापी, तो मैं उन लोगों के लिए ये
बता रहा हूँ, कई दफा हमें ये समझ में नहीं आता है बैरोमीटर क्या काम करता है। तो यहां पर इसने सरल हिंदी भाषा में देखिए कितना सरल है, वायु दाब मापी, जो एयर प्रेशर मेजरिंग मशीन है उसका नाम है बैरोमीटर। क्लियर हो गया? इसलिए हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले ये बात जरूर ध्यान रखें, कभी ऐसे ही कोई चीज समझ में ना आ रही तो एक बार आप हिंदी में जरूर देखें, कुछ वर्ड ऐसे ट्रिगर कर जाएंगे आपको कि हाँ हाँ यार ये समझ में आ गया, इसकी मीनिंग क्लियर अपने को हो गई। ठीक हो गया? तो बैरोमीटर क्या मापता है? एयर प्रेशर, वायु दाब। तो इसकी रीडिंग कहते हैं अचानक से तेजी से गिरने लग जाए तो इसका क्या संकेत है? बैरोमीटर एक यू ट्यूब शेप आकार का होता है, मतलब इस प्रकार की आकार होती है इसमें, यू अल्फाबेट जैसा बना होता है ये, और यहाँ से क्लोज चैम्बर है, यहाँ से ओपन है, तो इसके अंदर स्केल लगा होता है, मेजरिंग स्केल, और इसमें क्या भरा होता है? मरकरी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैरोमीटर में क्या भरा होता है? पारा, Hg इसका सिंबल होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पारा, काफी ज्यादा हैवी मेटल में माना जाता है पारा, और ये एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड स्टेट में रह सकती है, पारा। तो पारा ही क्यों भरा होता है? क्योंकि ये बिल्कुल भी एडेसिव नहीं होता है, ये बिल्कुल भी हमारे लिए चिपचिपा नहीं होता है, हाथ पे चिपकाए, मेटल में चिपकाए, चिपकेगा नहीं। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है पारा बहुत ज्यादा कोहेसिव है, या मरकरी बहुत ज्यादा कोहेसिव है, एडेसिव नहीं। ठीक हो गया? आप देख भी सकते हैं, कभी कोई थर्मामीटर मिले, डिजिटल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल थर्मामीटर होना चाहिए जिसमें मरकरी भरा हो। तो अगर उस थर्मामीटर को हम तोड़ कर देखेंगे तो उसके अंदर से जो पारा निकलेगा वो आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं, आप उसको मिट्टी में गिरा दें, धूल में गिरा दें, वो फैल जाएगा, बट मिट्टी का एक भी कण पारे में चिपकेगा नहीं। ऐसा अजीब लिक्विड आपने शायद और दूसरा नहीं देखा होगा। तो पारा इसलिए हम बैरोमीटर में और भी कई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी एडेसिव नहीं है। एडेसिव यानी दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे किसी और मटेरियल पर जो चिपकने की प्रवृत्ति है वो एडेसिवनेस होता है। जैसे ऑयल है, फेविकोल है, कितना एडेसिव होता है, वो चिपक जाता है। तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, माने फेविकोल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते, मरकरी इस्तेमाल कर, इवन हम यहाँ तक कि जल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पारे की जगह, क्योंकि पानी में भी थोड़ा बहुत एडेसिवनेस तो होता ही है, बिल्कुल पारे में बिल्कुल भी एडेसिवनेस नहीं है। समझ में आए आपको ये बात? तो जब भी बैरोमीटर में अचानक रीडिंग नीचे गिरेगी, जो मैंने बताया था यूट्यूब शेप ऐसा आकार का होता है, तो अब हवा जब ज्यादा होंगी तो इसमें प्रेशर लगाएंगी और उसको ऊपर कर देंगी। अब अचानक से हवाएं, एयर प्रेशर घट गया है, एयर प्रेशर घटने का मतलब होता है अब हमारे एरिया में हवाएं कम हो गई हैं, तो दूसरे एरिया से हवाएं तेजी से आएंगी। हवाएं तेजी से आने का मतलब होता है अत्यधिक तूफानी मौसम। तो ये किस बात का इंडिकेशन है? अत्यधिक यानी स्ट्रॉम एंड हैवी स्ट्रॉम। तो अब ऐसी कोई भविष्यवाणी अगर मौसम विभाग ने की है तो इसका मतलब बैरोमीटर में पारा अचानक से नीचे गिर गया होगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज आकाश नीला दिखाई देने का कारण। आकाश में नीला रंग क्यों बिखरता? भाई सनलाइट में तो हमें व्हाइट लाइट दिख रहा था, आकाश में वो नहीं है कि भगवान ने कोई ऐसा व्हाइट वॉश किया है, ऐसा वो कोई कि नीला रंग आपको अच्छा लगता है इसलिए हमने ऊपर पेंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो सनलाइट में से 7 अलग अलग लाइटें होती हैं, आप जानते हैं, इसमें यहाँ रेड, ये भी, तो वॉयलेट, इंडिको और ब्लू विब कलर, ये सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए वो एक ब्लूइश हमें दिखाई देता है। हालांकि वो प्योर ब्लू कलर नहीं, उसमें वॉयलेट भी, इंडिगो भी और ब्लू भी है। इसलिए आकाश में सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जिन रंगों की होगी, यानी बिखराव जिन रंगों का होगा, उसी रंग में आकाश दिखाई देगा। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्ण। तो प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण, हालांकि इसमें ऐसा भी लिखा वायुमंडलीय जलवाष्प यानी एटमॉस्फेयर के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके कारण हमें क्या नीला दिखाई देता है, नहीं, ये इनवैलिड है ये। और समुद्र जल का परावर्तन, उसकी माने कहते हैं क्योंकि समुद्र जल नीला है, उसका कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन है क्या आकाश में? नहीं। समुद्र द्वारा द्वारा नील तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन। ठीक हो गया? तो ये नीले रंग का जो तरंग दैर्घ्य है उसका उत्सर्जन कर रहा है ऐसा। तो इसका जो वैलिड आंसर है वो है प्रकीर्ण, विब कलर। या देखो सबसे ज्यादा तो कौन सा रंग बिखरता है? वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू।
तो ये मैक्सिमम स्कैटर हो जाता है। स्कैटर होने यानी अगर सफेद लाइट हम तक भेजी जा रही है तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं वायलेट के खत्म होने के, उसके बाद इंडिगो और उसके बाद ब्लू। और अगर धूल के कण बहुत ज्यादा होंगे वायुमंडल में, आपने देखा होगा जब सनलाइट को बहुत दूर से आना पड़ता है तो सनलाइट कैसी दिखती है? रेड। सनराइज और सनसेट के समय आपने देखा है ना, सन हमें रेड कलर का नजर आता है, बिकॉज भेज तो सारी लाइट रहा है वो, लेकिन क्योंकि उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है और उस समय एटमोस्फेरिक स्कैटरिंग ज्यादा होती है, क्योंकि वायुमंडलीय सघन वायुमंडल का सामना करना पड़ता है। सर पर जब आ जाता है सूर्य तो इतना ज्यादा वायुमंडलीय, यानी ये एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल जो स्कैटरिंग है उसमें डस्ट पार्टिकल कम होंगे, हॉरिजेंटल यानी लेटी रेखा जिसको बोलते हैं ना हॉरिजेंटल, उसमें स्कैटरिंग ज्यादा होगी। क्योंकि आपको, आप समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से धरती में आप यहां हैं और सूर्य अभी उदय जस्ट होने ही वाला है, तो जब सूर्य भेजेगा तो ये हॉरिजेंटल स्कैटरिंग में वायुमंडल के कण जो हैं ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जब सूर्य यहां आ गया है तो ये जो वर्टिकल है इसमें वायुमंडल का पार्टिसिपेशन कम होगा। तो इस कारण से सूर्य सनराइज और सनसेट के समय प्योर रेड या येलोइश दिखाई देता है, क्योंकि उसने वायलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन ये कलर खो दिए। स्कैटरिंग ज्यादा होगी तो आप वायलेट कलर, जिस प्रकार से आप विबग्योर पढ़ते हैं उस ऑर्डर को समझ जाइएगा। विबग्योर आपको याद है कि नहीं याद है? अच्छे से सबको याद कर लेना है। विबग्योर यानी इसको हिंदी में भी पढ़ते थे हम ऐसे, बैनी आहा पी ना ला, 7 रंग। ऐसा मैं कोई फ्रेंच या जर्मन वाक्य नहीं बोल रहा हूं, ये इन्हीं के पहले पहले अक्षर जोड़ दिए, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज यानी नारंगी और लाल। तो इन रंगों का क्रम हमें याद रखना है और यह भी याद रखना है प्रिज्म जब इन रंगों को बांटेगा व्हाइट लाइट को, तो व्हाइट लाइट के लगभग सामने आएगा रेड, क्योंकि रेड सबसे कम अपने लाइन ऑफ साइट से डाइवर्ट होता है और वॉयलेट सबसे ज्यादा डाइवर्ट होगा। और वॉयलेट के बाद फिर आप बताइए कौन ज्यादा डाइवर्ट होगा? इंडिगो, फिर ब्लू। तो आप यदि किसी साइन बोर्ड में भी, मैंने ये भी कितना साइंस है, कह रहे सर मैंने लाल रंग का इस्तेमाल अपने पोस्टर में किया है क्योंकि मेरा दिली रंग है, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं भाई साइन बोर्ड में हम वहां दिल की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई आपका दिल को लाल रंग अच्छा लगता है, आपके दिल को पीला रंग अच्छा लगता है। हम इसीलिए साइन बोर्ड में ज्यादा लाल, पीला या नारंगी रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनकी स्कैटरिंग कम होती है, और क्योंकि स्कैटरिंग कम होती है तो दूर से तुरंत नजर आ जाएगा साइन बोर्ड। पता लगा साइन बोर्ड सारे सारे हमने वॉयलेट कलर से पेंट किए, वो दिखाई नहीं देते हैं। समझ में आया आपको? तो ये तो मतलब मैंने ये तो साइंस लॉजिकल चीज के हिसाब से समझना है, इसमें कोई दिल है कि मानता नहीं है उसकी बात नहीं आती है। ठीक हो गया? और नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि जब भी हम दिया, लालटेन इस प्रकार बात करते हैं तो उसमें रुई का इस्तेमाल करते हैं। रुई में छोटे छोटे कैपलरी ट्यूब्स होती हैं, हिंदी में इसको केश क्रिया भी कह देते हैं। ठीक हो गया? जैसे कोई पतला सा धागा कॉटन का आप पानी में डुबाएं तो पानी अपने आप ही कुछ ऊंचाई तक उसमें चढ़ जाता है, इसको बोलते हैं कैपलरी एक्शन, केश क्रिया। ये कैपलरी एक्शन बहुत काम आता है, मेडिकल में भी काम आता है, बच्चों को दवाई पिलाने के लिए आपने कभी देखा है? ये केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, पीपेट सुना है? पीपेट वैसे इसको ऐसे इसमें दवाई में डिप करेंगे तो दवाई अपने आप ऊपर चली जाएगी। तो केमिस्ट्री लैब में उपयोग होने वाली पीपेट है, और कोई ऐसा धागा है कॉटन का जो पानी में डालते पानी सोख लेता है, ये कैपलरी एक्शन के कारण पानी को ऊपर चढ़ा देता है। ठीक हो गया? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? तेल बहुत हल्का होता है, बत्ती में तेल का विसरण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, या केशिकीय क्रिया। ठीक हो, इसको केश क्रिया भी कह देते हैं इंग्लिश में। कैपलरी एक्शन के कारण तेल की बत्ती में भी पानी ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे ऊंचे वृक्षों में भी। आप कल्पना कर सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं।
सिकोया जैसा वृक्ष है जो दुनिया के सबसे ऊंचे वृक्षों में माना जाता है? सिकोया। यूकेलिप्टस या सफेदा तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब माने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ऊंचे ऊंचे सफेदे भी होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे यूकेलिप्टस होते हैं, लेकिन सिकोया उससे भी काफी बड़ा है। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है यूएसए में, अमेरिका में, वहां सिकोया के बड़े बड़े वृक्ष आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े। और कितने बड़े बड़े होते हैं आप ये अंदाजा लगाएं, लगभग 360 से 380 फुट। या ये आप ऐसा समझ सकते हैं, ये फुट तो शायद समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, जैसे एक नॉर्मल फ्लोर 10 फुट का होता है, तो 40 मंजिल इमारत जितना वो ऊंचा हो सकता है सिकोया का वृक्ष। 40 फ्लोर जितना ऊंचा हो सकता है सिकोया का वृक्ष। आप समझ रहे हैं क्या बोलते हैं? 10 मंजिल इमारत, 20 मंजिल इमारत, 30 मंजिल इमारत, 40 मंजिल इमारत, और बिना किसी सबमर्सिबल, बिना किसी वाटर पंप के सिकोया जैसा वृक्ष भी कैपिलरी एक्शन की मदद से आखिरी पत्ते तक पानी पहुंचा देता है। बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं और पानी धीरे 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 ऊपर पहुंच जाता है। क्या कमाल का प्रोसेस है, क्या कमाल का साइंस है। तो वह तो सिकोया जैसे वृक्षों में भी पानी पहुंच रहा है, कौन से एक्शन के कारण? कैपिलरी एक्शन के कारण। और इसी प्रकार से आपको कोई ऐसी बात लिखे, कॉटन विक यानी सूती धागे की बत्ती बनाई जाती है या रुई की बत्ती बनाई जाती है, वो घी को सोखती रहती है, कौन से एक्शन के कारण? कैपिलरी एक्शन के कारण। हिंदी में केश क्रिया के कारण या केशिका क्रिया ऐसा भी लिखा होता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट इज, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। हमारे लिए अल्ट्रावायलेट खतरनाक भी है और अल्ट्रावायलेट हमारे लिए यूजफुल भी है। अब अगेन आप में से कई लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, सर यूजफुल क्या इसका इफेक्ट है? देखो, अल्ट्रावायलेट को अगर हम अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 3 डिवीजन में बांट दें, तो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। जो हमारे लिए विटामिन डी बनाता है, यानी हमारी स्किन पर खासकर सुबह की धूप के लिए कहा जाता है, अगर सुबह की धूप हम 10 से 15 मिनट सेक लेते हैं तो जो हमारे स्किन में कोलेस्ट्रॉल जमा है, कोलेस्ट्रॉल अल्ट्रावायलेट ए के प्रेजेंस में विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये माने रॉयल कल्चर आजकल चला है कि घर के अंदर ही बंद रहना, 24 घंटे एसी में बैठे रहना, कभी भी धूप देखना ही नहीं, तो ऐसे लोगों में विटामिन डी की भयंकर कमी देखी जाती है। भयंकर का मतलब है वो लोग, आप बोल दें, बिना किसी सहारे के 15 मिनट खड़े हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका कारण है क्योंकि वो सनलाइट नहीं ले रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और विटामिन डी घटेगा। तो कौन सा अल्ट्रावायलेट है जो हमारे लिए यूजफुल? अल्ट्रावायलेट ए एज वेल एज अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट बी ही है जो वायुमंडल की ऑक्सीजन O2 को O3 में कन्वर्ट करता है। वायुमंडल में दूसरी सबसे ज्यादा जो गैस है वो है ऑक्सीजन, 21%। हमारी सबसे बड़ी जो मेडिसिन है वो है ऑक्सीजन। कहीं भी पढ़े, किसी भी डॉक्टर को पूछें कि सर अगर बीमार होने लग जाता है किसका स्तर ऑटोमेटिकली घटने लग जाता है? ऑक्सीजन का स्तर। ठीक हो गया। ऑक्सीजन हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि चेतना शक्ति माने मैं जीवित हूं, इसका कारण ही ऑक्सीजन है। तो इसीलिए क्रॉस वेंटिलेशन ऐसे घर में यदि है तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। और हमने उसको हर खिड़की, हर रोशनदान, खिड़की तो चलो ठीक है, रोशनदान आजकल लोगों ने लगाने ही बंद कर दिए, क्योंकि रोशनदान गर्म हवा को बाहर भेजता है, खिड़की ठंडी हवा अंदर लाता है। तो ये जो क्लोज चैम्बर आजकल बनाने लगे हैं, एकदम कांच के क्लोज चैम्बर, उनमें केवल ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण भयंकर गर्मी होती है, स्किन डिजीज, स्किन कैंसर के केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं, लेकिन एसी से उसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा विकट परिस्थिति होने पर हमें एयर कंडीशन कुछ घंटों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज हमें क्रॉस वेंटिलेशन वाले वातावरण में ही रहना चाहिए, जहां हवा आ सकती है और हवा गर्म हो गए तो हम वहां से बाहर निकल सकती है। तो हमारी सबसे बड़ी दवा क्या है? ऑक्सीजन। और हमारा जो सिविल स्ट्रक्चर, हमारा आजकल जो घरों के जो बड़े बड़े आजकल मॉडर्न आर्किटेक्चर आए हैं, पढ़े लिखे आर्किटेक्चर जो आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी
यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जाकर डिग्रियां ली हुई हैं और हम उनसे बढ़िया बढ़िया घर बना रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं वो कांच के अच्छे अच्छे घर तो बन गए, बट वो जो दिखने में अच्छा है क्या वाकई अच्छा है, इसका आंसर आप खुद ढूंढें। समझ में आया आपको? तो केवल लुक से नहीं होता है, हमें वो चीज समझनी होती कि ऑक्सीजन ज्यादा होगा उस घर में ही हमारी आयु ज्यादा होगी। पहली दवाई ऑक्सीजन, दूसरी दवाई जल यानी पानी। पानी बढ़िया पी रहा है वो, ऑक्सीजन बढ़िया है, क्रॉस वेंटिलेशन वाले घर में रह रहा है, तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म। ठीक हो गया? आप ये बात भी समझते हैं, अगर हमारे खून में एसिड मिल जाए तो एसिड को निकालने का कोई और रास्ता नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं भाई खून निकाल दो तो खून निकल जाएगा, एसिड भी निकल जाएगा, नहीं। उस केस में डॉक्टर क्या करता है, हमें कोई ऐसी दवाई देता है जिससे ज्यादा पेशाब आता है और खूब पानी या ग्लूकोज चढ़ाता है। तो जो काम डॉक्टर कर रहा है वो काम तो आप भी कर सकते हैं। यदि हमारा ब्लड प्रेशर आज बहुत हाई हो गया, जैसे मैं अब कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर वो मुझ पर केस कर देंगी, आप खुद समझ लेना कि अगर आप बहुत ज्यादा रूटीन में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और अपने बहुत ज्यादा ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी हैं, तो उनका नेचर एसिडिक होता है, उनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहा जाता है, उनमें कार्बोनेटेड एसिड होते हैं। तो जब हम वो एसिड ज्यादा इंटेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर हाई होने से अगर मुझे लग रहा है आज मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, इतना हाई हो गया कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ गई है, आप छक के पानी पिए, खूब पानी पिए, आप मतलब घड़ी देखकर हर आधे आधे एक एक घंटे में पानी पिए। जितना ज्यादा पानी शरीर में जाएगा वो खून में मिक्स होगा और खून में मिक्स होने के बाद किडनी उसको फिल्टर कर देगी और कुछ ही घंटों में आप नॉर्मल हो जाएंगे। आपको कभी भी ऐसा लगे चाय पीने के बाद भी, कॉफी पीने के बाद भी अचानक से कुछ एबनॉर्मल सा होने लगा है, तो आप हाफ एन आवर के बाद, यानी जब तक वो चाय और कॉफी का गर्म जो इंपैक्ट है खत्म हो जाता है, आप पानी पीना शुरू कर दें, तो वो जो भी उसका एसिडिक इंपैक्ट है वो यूरिन के जरिए खत्म हो जाएगा। तो ये दूसरी दवा पानी, पहली दवा ऑक्सीजन। तो अभी प्रश्न आया था अल्ट्रा वायलेट बी, ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल में 21% है उसको ओजोन में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हैं आप? ऑक्सीजन जो हमारे लिए प्राणदायक है, तो बोलते हैं ना वायुदेव, हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कितना रिस्पेक्ट बोलते हैं, पवन देव। और हमारे तो मुख्य डेटी जो हमारे हनुमान जी, उनको हम पवन पुत्र मानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मॉडर्न साइंस में जिसको ऑक्सीजन नाम दिया गया है उसी को पवन देव, वायुदेव, इतना रिस्पेक्ट भारतीय संस्कृति सभ्यता में दिया गया है। उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। याद रखना, हमारी शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 46%। गलती नहीं करनी है, ओवरऑल हमारे शरीर में सभी कंपाउंड, सभी एलिमेंट, अगर हम आइडेंटिकली उनको ऑब्जर्व करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा, 46%। क्लियर हो गया? और तभी हम, चेतना है हमारे अंदर, और ऑक्सीजन का स्तर घटेगा तो हम चेतन से किस अवस्था में जाएंगे? जड़ अवस्था। जड़ अवस्था यानी बोगस हो गया शरीर, उसको रिएक्शन टाइम उसका बढ़ गया है, रेस्पॉन्स टाइम बढ़ गया है। उसको बोले 2+2 कितना होता है? हाँ जी, है? तो जब हमारा रेस्पॉन्स जो है हमारा तुरंत होना चाहिए, 2+2 4, वो सुन रहा है लेकिन वो रेस्पॉन्स करने में इतना अधिक समय क्यों ले रहा है? क्योंकि हमारी चेतना शक्ति कम हो गई है। ठीक हो गया? चेतना शक्ति को बढ़ाने का यही तरीका है भाई, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया जाए तो इस प्रकार के जितने भी ऑक्सीडेंट लिए जाते हैं वो सभी ऑक्सीजन का स्तर रेगुलेट कर देते हैं। और जरूरी नहीं है हम मतलब खाने से ही ऑक्सीजन का स्तर रेगुलेट करें, हमारी जीवन शैली, हमारे रहने का घर अगर इस प्रकार से डिजाइन है वो अपने आप ही ऑक्सीजन का स्तर मेंटेन कर देता है। तो आपको ये समझ में आया कि वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट बी का फायदा है, O2 को O3 में कन्वर्ट करता है, और जो अल्ट्रावायलेट सी है ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी लाइट, इससे ऊपर भी है एक्स रेज, इसके ऊपर गामा रेज है, ये नॉर्मली तो वैसे नहीं आती है, बट जब सोलर एक्लिप्स लगता है तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, कॉस्मिक रेज भी आने का डर रहता है। उस समय हमारा जो प्रोटेक्शन लेयर है
माने अल्ट्रावायलेट बी की कमी हो जाती है तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं हमारी ओजोन की सघनता घटने लग जाती है। उस समय खतरा रहता है कॉस्मिक रेस के एंटर करने का या हाई रेडिएशन रेस के एंटर करने का, तो हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये कौन रोकता है? ओजोन। ओजोन O3 है। हालांकि देखा जाए तो वो ऑक्सीजन का ही एक एलिमेंट मॉलिक्यूल है। O से ही O2 बनता है, O से ही O3 बनता है। O2 यानी जो ब्रीदिंग के लिए हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, और O उसका एटॉमिक स्टेट है, ये इसका मॉलिक्यूलर स्टेट O2। तो ये भी पूछा जा सकता है जो हम सांस लेते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन, वो किस रूप में मिलती है? O2। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, याद रखना है, वैसे ऑक्सीजन जो है वो O होता है 8-16, लेकिन जो हम सांस लेते हैं अब इसमें डबल हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो दो का कितना होगा? 32। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना, ये एक एलिमेंट मॉलिक्यूल है O2, और O3 भी एक एलिमेंट मॉलिक्यूल है। तो आप बता सकते हैं अभी O3 का जो एलिमेंट मॉलिक्यूल इसका कितना होगा मास? तो देखो एक में कितना होता है? 16। तो अभी कितने हैं इसमें? 3, 16, 32, 48। तो इसमें 48 माना जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक हो गया? नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से बंद चूल्हा, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवन। आप बंद चूल्हा मतलब कुछ और मत समझ लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूं इंग्लिश मीडियम वाले भी प्लीज हिंदी वाले वाक्य कभी कभी पढ़ा करें, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो कभी आप अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लग जाते हैं। जब आप कई बार पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो कमजोर महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर कभी हमारे मीडियम से मदद नहीं मिल रही है तो एक बार नजर जरूर डालनी है। हिंदी मीडियम वाले एक बार इंग्लिश मीडियम में, जैसे धारा, हिंदी मीडियम में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं धारा, इंग्लिश मीडियम में वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं करंट। तो कई बार अगर हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आ रहा है अभी करंट यार, तो आप एक बार इंग्लिश में देखेंगे तो करंट लिखा होगा। क्लियर हो गया? तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में मदद करेंगे और इसी प्रकार से वाइस वर्सा। तो अभी क्या है? ओवन, ये ओवन की बात हो रही है। आपने सुना होगा ना ओवन आते हैं, ओटीजी ओवन नहीं, नॉर्मल जो ओवन होता है। ओटीजी ओवन आजकल जो चल रहे हैं खूब, वो एक अलग सिद्धांत है। वो तो आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई हमने हीटिंग कॉयल रख के किसी चीज को गर्म किया है। ओटीजी ओवन को हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल ओवन नहीं मानते हैं। ठीक हो गया? जो मुख्य ओवन है जिसको हम माइक्रोवेव भी कह देते हैं, माइक्रोवेव ओवन, वो कम वॉटेज में चीज को गर्म करता। ओटीजी ओवन का वॉटेज सामान्यता ज्यादा होता है, माने उतने ही साइज का ओटीजी ओवन है। जैसे आपने मान लीजिए 20 लीटर का ओटीजी ओवन लिए तो हो सकता है वो 2000 वॉट तक ले ले, और 20 लीटर का ही नॉर्मल ओवन होगा 700 से 800 वॉट लेगा वो। कौन सा ओवन है वो? माइक्रोवेव ओवन है। तो माइक्रोवेव ओवन कम वॉटेज में, बट ये काफी कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू ओटीजी ओवन। जैसे ओटीजी ओवन हो सकता है आपने 4500 का मिल गया हो आपके, बट इससे डबल से भी ज्यादा प्राइस का, यानी लगभग 10,000 का आपको नॉर्मल ओवन मिलेगा 20 लीटर या 22 लीटर के। तो आपको समझ में आया अभी? तो ये इसका नाम ही है माइक्रोवेव ओवन। तो कौन से ओवन पे काम, कौन से रेडिएशन पे काम करता है? ये सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव पर काम करता है। अब कई लोगों को लग रहा है सर ये तो बहुत इजी है, बट कई वर्ड्स ऐसे होते हैं कई दफा वो एक समान दिख रहे होते हैं बट फिर भी उनका आंसर वो नहीं होता। बट इस केस में ऐसा नहीं है। कई बार एक होता है ट्रैप क्वेश्चन, ट्रैप यानी फंसाने वाले क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो एक ही जैसा दिख रहा है, इसका आंसर यही होगा, बट वो नहीं होता। बट यहां पर ऐसा ही है कि ओवन जो काम करता है वो माइक्रोवेव पर करता है। तो ब्रैकेट में लिखा भी है माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। ठीक है? एक्सरे पर नहीं काम करता है। पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट। वायलेट आपको पता है किस रंग को कहते हैं? इतना तो पता है ना, बैंगनी, बैंगनी रंग। तो इसीलिए परा यानी अल्ट्रा, एक्सरे में वही नाम है, और रेडियो तरंगे यानी रेडियो वेव्स। तो ये कौन से पे काम करेगा? माइक्रोवेव पर। और हमारे मोबाइल फोन का भी जो फ्रिक्वेंसी ऑर्डर है वो करीब करीब माइक्रोवेव से मैच करता है। तो आप समझ सकते हैं अगर माइक्रोवेव का इस्तेमाल बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली वेव्स इस्तेमाल की जा रही हैं तो हमारा खाना पका सकते हैं। हालांकि हमारी जो मोबाइल फोन की जो वेव्स हैं इनकी एम्पलीट्यूड कम होती है काफी ज्यादा, इसीलिए वो इतना ज्यादा घातक तो नहीं होता है। बट बहुत लंबे इस्तेमाल अगर मोबाइल फोन का हम कर रहे हैं तो हमारा
जो वेव खाना पका सकता है वो हमें भी पका सकता है। ठीक हो गया? यानी कान से अगर किसी को कम सुनना शुरू हो गया है और बहुत लंबी लंबी बातें टेलीफोन पर, नॉट टेलीफोन, मोबाइल फोन पर, टेलीफोन पर तो कोई ऐसा वायरलेस नहीं है, यानी जो वायर वाले टेलीफोन है उनमें तो चलेगा, लेकिन अगर हम 2-2 घंटे लगातार मोबाइल फोन पर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हो सकता है किसी एक कान पे ज्यादा असर पड़ रहा हो। तो कई प्रकार के उसके प्रिकॉशन कहे जाते हैं, भाई हम कान को बदल बदल कर, जैसे 2-2 मिनट में कान बदलें, ताकि लगातार एक जगह हीटिंग ना हो। ठीक हो गया? नेक्स्ट इज, इसीलिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कई जगह मना होता है। आपने सुना होगा शायद, सीएनजी पंप के आसपास भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल मना करते हैं। कई ऐसी कुछ ज्वलनशील चीजें उनमें, उनके आसपास मोबाइल फोन, क्योंकि वो माइक्रोवेव के फ्रिक्वेंसी सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड कम है। मैंने बताया एम्पलीट्यूड यानी ऊंचाई जो होती है, ये माइक्रोवेव जो ओवन में इस्तेमाल होते हैं इनकी एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा हाई होती है, मोबाइल फोन की काफी कम होती है, बट फ्रीक्वेंसी ऑर्डर लगभग माइक्रोवेव वाला ही है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब आपने सुने होंगे, आजकल तो बल्ब सब एलईडी चल रहे हैं, बट फिर भी ये पूछ सकता है आपको कि येलो लाइट वाले जो बल्ब में फिलामेंट होता था, ये किसका होता था? टंगस्टन का सिंबल होता है डब्ल्यू। इसकी खास बात क्या है? ये सुचालक है, ठीक है, ये कंडक्टर है, ये सस्ता है, ये आघात वर्धनीय है, माने झटके को रोकता है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। तो मेन इसका ये है कि भाई ये, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। अगर कभी ऑप्शन में 2 हो तो हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा इसका प्रतिरोध है, यानी रोकेगा करंट को, इसीलिए वो गर्म होकर लाल हो जाएगा, और गर्म होकर लाल हो जाएगा उसके बाद भी पिघलेगा नहीं। तो सबसे बड़ी विशेषता इन ऑप्शन में क्या है? इसका गलनांक बहुत ऊंचा है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, तो पिघलता नहीं है। कभी टंगस्टन की बजाय बल्ब में, जब थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, उस समय बल्ब में जो फिलामेंट इस्तेमाल करते थे वो प्लैटिनम का इस्तेमाल करते थे, प्लैटिनम। आजकल जो बल्बों में फिलामेंट इस्तेमाल होता है वो टंगस्टन, क्योंकि कुछ सालों के बाद हमें पता लगा कि करीब करीब उसका प्रॉपर्टी सेम है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, क्या? टंगस्टन। इसलिए हम प्लैटिनम की बजाय आज बल्बों में टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक समय पर बल्ब कितना कॉस्टली रहा होगा, बिकॉज प्लैटिनम को सोने के बराबर माना जाता है, माने इतनी महंगी धातु माना जाता है, कई जगह तो सोने से महंगा वो उसका प्राइस हो जाता है कई बार। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं। अभी ये शब्द आता है कई बार, क्रायोजेनिक से आप क्या समझते हैं? क्रायोजेनिक इंजन लगाए जाते हैं सैटेलाइट में। सैटेलाइट याद रखना है, अंतरिक्ष यानों में क्रायोजेनिक इंजन लगाए जाते हैं, और हमें बहुत गर्व है इस बात का कि इसरो भारत में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना रहा है। यानी कई साल पहले तक, यानी लगभग एग्जैक्ट तो अभी मुझे वो डेट याद नहीं है कि कब उन्होंने क्रायोजेनिक का सफल परीक्षण किया था, बट फिर भी 10 साल पहले तक इसरो इंजन, क्रायोजेनिक इंजन दूसरे देशों से आयात करता था, इंपोर्ट करता था, वो इसलिए बहुत कॉस्टली हो जाता था। अब इसरो ना सिर्फ इंजन, बाकी का सारा डिजाइन खुद ही बना रहा है। इस कारण से हमें सैटेलाइट को लॉन्च करने में बहुत ही कम खर्चा करना पड़ रहा है। माने आप ये लगा लें, जो सैटेलाइट 4,500 करोड़ में भेजा जा रहा था, वो अब 450 करोड़ में ही भेज दिया जा रहा है। ठीक हो गया? तो इसका प्रमुख कारण है क्रायोजेनिक इंजन का स्वदेशी निर्माण। तो ये जो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया का सीधा असर प्रोडक्शन पर पड़ा है, और वो हर प्रकार का, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो जैसे मैंने बताया वो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, और नॉर्मल कोई प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्मल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, सभी चीजें जब इंडिया में ही बनने लग जाएंगी तो उसका कॉस्ट प्राइस भी घटेगा और एम्प्लॉयमेंट भी तभी जनरेट होता है। अब कोई ऐसी चिप अगर बन रही है कहीं रशिया में या यूएस में, उसके बाद बनकर यहाँ आ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम मिलता है। बट अगर वो कोई आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट इंडिया में ही बन रहे हैं, एक तो एडवांस हो जाएगा इंडियन ब्रेन भी वो समझने के हिसाब से,
और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट होता। तो ये मेक इन इंडिया कोई केवल ऐसा नहीं कि भाई कोई ऐसा टैक्स को रिफॉर्म करने के लिए किया गया, ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से या भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव था और काफी हद तक इसके रिजल्ट अब आने लगे हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन लो टेम्परेचर पर भी, मिनिमम टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। कभी भी वर्ड आ जाए क्रायोजेनिक मींस निम्न तापमान, लो टेम्परेचर स्टडी कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। ठीक हो गया। तो ये सारे अलग अलग ऑप्शन है, क्या उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण, क्रिस्टलों की वृद्धि। तो इसमें किस पर टिक करना है आपको? मिनिमम टेम्परेचर। क्रायोजेनिक इंजन जो है वो -200 डिग्री सेल्सियस तक भी काम कर सकता है। -200 डिग्री सेल्सियस आपकी कल्पना से परे है। -200 डिग्री सेल्सियस मतलब आप इसको कैसे समझें कि आप फ्रीजर तो जानते ही हैं 0 डिग्री के नीचे बर्फ जमा देता है, माने वही -5 -6 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर रहता होगा। कभी फ्रीजर के अंदर तो शायद आप बैठे नहीं होंगे। उस फ्रीजर से भी लगभग हम कह सकते हैं 40 से 50 गुना ज्यादा ठंडा है, गुना ज्यादा ठंडा है, नॉट परसेंट, गुना ठंडा है। -200 डिग्री सेल्सियस, जिसमें इंसान का शरीर कुछ मिनट भी रख दिया जाए तो पत्थर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो माने प्राण तो निकल ही जाते हैं, प्राण तो हमारे -50-60 में भी यदि खुले में हमारा हाथ थोड़ी देर के लिए भी -40-50 डिग्री पे रह जाए तो अंग फिर वो बेकार हो जाता है। जैसे बहुत ज्यादा गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ बेकार हो जाता है। भाई अगर किसी चीज का तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस है और मैंने उस पर हाथ रख दिया, एक बार टच भी करा है तो अंग बेकार हो गया फिर। ठीक हो गया। इसी प्रकार से बहुत ही कम टेम्परेचर है, उस पर हमने 10 सेकंड के लिए हाथ रख दिया, अंग बेकार हो गया। तो वो ध्यान रखना। क्रायोजेनिक स्टडी, खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश, खतरे का निशान लाल क्यों होता है? तो ये दिल का नहीं दिमाग का विषय है। कहता जी क्योंकि लाल रंग मेरे दिल के बहुत नजदीक है इसीलिए उसके खतरे के निशान में उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दिल का कोई हिसाब नहीं है, यहाँ तो पूरी तरह से लॉजिकल ब्रेन वाली बात है कि लाल रंग की स्कैटरिंग कम होती है, लाल रंग का बिखराव कम होता है, सबसे कम चमकना का विचलन कम होता है। का आंख के लिए शुक्र है। देखो विचलन, विचलन का मतलब होता है अपने मार्ग से भटकना, और इसका अगर इसका लॉजिक कहें क्या मतलब इसका रीजन क्या है विचलन कम क्यों होता है? क्योंकि उसकी स्कैटरिंग माने उसकी वेवलेंथ, याद रखना है रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग कम होती है। इसलिए खतरे के निशान में लाल रंग का इस्तेमाल इंडिया में नहीं विश्व में हर जगह। ठीक हो गया। अब आपने सुना होगा जैसे डॉक्टरों का जो निशान होता है रेड क्रॉस, तो देखा होगा आपने। अब ये चाहे इंडिया के डॉक्टर हो चाहे वो अब कहीं और के डॉक्टर हो, वो रेड क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। ये रेड क्रॉस हालांकि किस देश के झंडे से लिया गया है? स्विट्जरलैंड के झंडे से लिया गया है। कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए डॉक्टरों का जो लाल निशान है ये कौन से देश के झंडे से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड से ही एक माने एक इरा चला था कि फर्स्ट एड देने की, जो आपने सुना होगा द लेडी विद द लैम्प, नाइटिंगेल एक महिला थी, अच्छे संपन्न परिवार से थी, और वॉर के समय यदि कोई भी पक्ष घायल हो जाता था उस पक्ष को बिना किसी सरकारी मदद के वो अपने आप अपने खर्चे में मदद देने पहुंच जाती थी। उन महिला का नाम था नाइटिंगेल, अपने ग्रुप के साथ। तो ये प्रथा चली थी और वो बिलोंग करती थी क्योंकि स्विट्जरलैंड वाले एरिया से, इसलिए उस कंट्री को भी रिस्पेक्ट देने के लिए पूरे दुनिया में जो बाद में रेड क्रॉस का गठन किया गया, रेड क्रॉस में स्विट्जरलैंड के झंडे को ही एक प्रकार से निशान के रूप में इस्तेमाल कर दिया, और बाद में डॉक्टर भी जितने भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो रेड क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आया कभी कहे रेड क्रॉस किस देश के झंडे से प्रेरित होकर निशान लिया गया? स्विट्जरलैंड के झंडे से प्रेरित होकर। तो ऐसा ही झंडा है स्विट्जरलैंड का। और अब इसमें तो लाल रंग की बात आपको समझ में आ गई। लाल रंग भारत ही नहीं विश्व के सभी देशों में
अगर हमें वाहन को रोकना है, खतरे का निशान है, तो लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। दूर से साफ नजर आ जाता है क्योंकि उसकी स्कैटरिंग मिनिमम है। स्कैटरिंग मिनिमम होगी तो विजिबिलिटी मैक्सिमम होगी। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का नाम से ही क्लियर है, छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए। तो जो छोटे को बड़ा कर सकता है उसकी खास बात क्या है? ऑप्शन: कम फोकल वाला उत्तल लेंस, लंबे फोकल वाला उत्तल लेंस, कम फोकल वाला अवतल लेंस, लंबे फोकल वाला अवतल लेंस। तो ये जो अवतल और उत्तल का कंसेप्ट है, यानी कॉन्वेक्स और कनकेव का कंसेप्ट है, मैं चाहूंगा आप हमारी पुरानी क्लासेस जरूर देखें, जहां मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में ऊ जमा तल, कौन जमा केव, कौन जमा वैक्स, इस प्रकार से संधि विच्छेद करके शब्दों का सरल मीनिंग आपको समझाया है। इसमें कोई माने बहुत बहुत ज्यादा डीप जाकर साइंस के अजीब अजीब शब्द बोल के आपको कंफ्यूज करना हो, ऐसा मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं आपको इन शब्दों में ही छुपी हुई डेफिनेशन निकालकर देना चाहता हूं। तो ऊ जमा तल, तो वो आप क्लास जरूर देखें, लेंस और मिरर वाली, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और किसी लेंस का फोकल लेंथ जितना कम होता है उसका पावर उतना ज्यादा होता है। ये हमने आई थिंक 8th 9th 10th क्लास में पढ़ा था ये फॉर्मूला। P इज इक्वल टू 1/f, एफ इज फोकल लेंथ, तो P इज पावर डायप्टर। अगर फोकल लेंथ मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है और किसी का 20 सेंटीमीटर है, तो आप बता सकते हैं 1/5 ज्यादा है, 1/20 ज्यादा, 1/5 ज्यादा। यानी अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है। ठीक हो गया? तो फोकल लेंथ कम, और उसको आप ऐसे डायग्राम में भी समझ सकते हैं। देखिए, ये एक एकदम गोल लेंस है और ये लेंस ऐसा है दोनों ही कन्वेक्स लेंस। ये भी कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है। आपको फोकल लेंथ पता है किसे कहते हैं? जब हम एक गोला बनाएंगे तो गोले का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका आधा जो होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक हो गया? इसी प्रकार से जब मैं इसको गोला बनाऊंगा तो काफी बड़ा गोला बनेगा। ये बड़ा गोला बनेगा तो उसका सेंटर भी काफी दूर होगा, सेंटर काफी दूर होगा तो फोकल भी दूर होगा। तो इस लेंस की फोकल लेंथ कम ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा, इसलिए पावर कम होगा। इसकी फोकल लेंथ कम है इसलिए पावर ज्यादा होगा। समझ में आ गया आपको? तो जो माइक्रोस्कोप है वो बहुत छोटी चीजों को भी बड़ा बड़ा देख सकता है। तो मेन खास बात उसकी पावर ज्यादा है। उसकी पावर ज्यादा है तो कम फोकस, कम फोकस तो पावर ज्यादा। और कन्वेक्स लेंस है, ये तो आपको बचपन से ही पता है। बचपन में आपने जितनी शरारत की है, करी है कि नहीं करी है? करनी ही चाहिए। बच्चा तो चंचल होता ही है। शरारत मतलब ऐसे किसी का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करना, लेकिन थोड़ा बहुत बच्चे में अगर बचपना नहीं है तो फिर वो बच्चा कैसा? ठीक हो गया? तो थोड़ा बहुत तो बच्चा शरारती होता ही है। हमने तो किए अपने बचपन में, खूब शरारतें की हैं। हम स्कूल कॉलेज के टाइम पर, माने कॉलेज के टाइम तक तो थोड़ा समझ आ गई थी, बट स्कूल समय पर खासकर लेंस लेकर जाते थे और बच्चे का हाथ जलाते थे, माने अपने दोस्तों का ही हाथ जलाते थे। और वो हाथ, बच्चों का फेवरेट लेंस है कन्वेक्स लेंस। याद रखना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी आप अगर आप इस प्रकार समझेंगे। बच्चों का फेवरेट लेंस है कन्वेक्स लेंस, इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस ही है जो मैग्नीफाइंग लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस ही है जो छोटे को बड़ा दिखा सकता है। उत्तल लेंस ही जो आग जला सकता है। तो आपको सब कुछ तो पता है, मैंने क्या बताना है? ठीक हो गया? उत्तल लेंस है जो छोटे को बड़ा दिखाता है। तो जितना उत्तल लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उतना ही बड़ा दिखाने में वो उत्तल लेंस सक्षम होगा। अवतल लेंस बड़ा तो बहुत दूर की बात है, वो तो बराबर भी नहीं दिखा सकता है। अवतल मींस कॉनकेव लेंस, हमेशा आपको आकार से छोटा आकार ही बनाकर दे सकता है, अवतल लेंस या कनकेव लेंस। ठीक हो गया? नेक्स्ट इज, अब बात आती है निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगी। यानी अगर आपको इनमें से अलग अलग चीजों से जलाया जाए, आप में से ज्यादातर लोग डर गए होंगे क्या बोल रहा है टीचर। तो कई बार कुछ चीजों को समझने के लिए हमें फॉर्मल टॉक्स को इनफॉर्मल करना पड़ता है। एक होता है ना बड़ा फॉर्मल टॉक्स, हम हमारे घर में आप आइए, मेहमान नवाजी करते हैं बहुत अच्छे से, तो कुछ चीजें तो फॉर्मल वेलकम अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारा बहुत ही क्लोज हो जाता है, जब हमारा परिवार का ही कोई सदस्य मित्र है या जो मामा भांजा का संबंध है, उसमें इनफॉर्मल वेलकम भी चलता है, थोड़ा सा मजाक। तो कुछ चीजें ऐसी हैं उनको समझने के लिए थोड़ा सा इनफॉर्मल टॉक जरूरी होती है। जैसे टीचर है, कभी कभी वो फॉर्मल रहे तो बढ़िया होता है भाई, अनुशासन भी तो कायम रखना है। तो
लेकिन बीच बीच में अगर थोड़ा सा मजाक, विनोद, हंसी ना हो तो फिर बच्चा उसको बोरियत महसूस करने लग जाता है। और वो आप समझते हैं पैडागोजी में भी ये सब चीजें बताई जाती हैं कि एक इंटरेक्शन है। टीचर बड़ा है, बच्चा छोटा है, तो टीचर को उस बच्चे के स्तर पर आकर उस कठिन विषय को समझाना होगा। स्टडी यदि कुनैन है, यानी स्टडी एक कड़वी दवा है, तो टीचर को उस पर शुगर कोट करना होगा, उस पर चीनी लगानी होगी, ताकि बच्चा उसको स्वाद साथ में खा ले और वो कुनैन जो दवाई है वो अंदर भी चली जाए। तो ऐसे ही पढ़ाई जो एक फॉर्मल विषय है, बहुत गंभीरता का विषय है, टीचर चाहे तो बीच बीच में विनोद, हंसी में उसको शुगर कोट करके पढ़ा सकता है। ठीक हो गया। तो मैंने पेडागोजी में तो आपने पढ़ा ही है, केवल आपको याद दिला रहा हूं। वो विषय सब होते हैं, वो सब आपके लिए जरूरी है, पूछे जाते हैं। तो आपको अगर अलग अलग कंडीशन पर गर्म पानी से जलाया जाए, गर्म भाप से जलाया जाए, पिघलती हुई बर्फ के पानी से जलाया जाए, किससे आपको ज्यादा गर्मी महसूस होगी, जिससे जल्दी जल जाएंगे? उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई प्लावी बर्फ। याद रखना है, उबलता हुआ पानी लगभग 100 डिग्री के ऊपर पानी उबलने लग जाता है। गर्म पानी है तो हम इसको 70 डिग्री, 60 डिग्री कह सकते हैं, पानी गर्म हो गया, डिक्लेयर कर दिया, हमें वो जलन महसूस कर रहा है। सामान्यतः जो हम चाय पीते हैं, चाय अगर हमें गर्म लग रही है तो 60 से 70 डिग्री के बीच वो पीने वाला चाय है, यानी लगभग 60 डिग्री के जैसे तापमान थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसको हम हवा मारकर आसानी से पी सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको भी हम गर्म चाय या गर्म पानी कह रहे हैं, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। और एक ऑप्शन है भाप। याद रखना है, भाप में तापमान बराबर होने के बाद भी लेटेंट ऊष्मा ज्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो कभी कहे गर्म पानी और गर्म भाप का अगर टेम्परेचर बराबर भी हो तो कौन ज्यादा जलाता है? भाप ज्यादा जलाती, स्टीम ज्यादा जलाती, बिकॉज स्टीम के पास एक स्पेशल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और उसको लेटेंट हीट के फॉर्म में पढ़ा जाता है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा के कारण भाप व्यक्ति को अधिक जलाएगी। समझ में आ गया? गुप्त ऊष्मा, भाप। नेक्स्ट इज, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक किया जा सकता है इसको, मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे पास का नहीं दिखता है, और यही इसमें गड़बड़ है। हालांकि इसमें गड़बड़ नहीं है, हमने गड़बड़ तरीके से पढ़ लिया है। जब भी कभी इमेज रेटिना से पहले बन जाता है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, बट इसमें नजर कहां की कमजोर हो जाती है? दूर की। ठीक हो गया। तो अगर दूर की नजर कमजोर है तो आपको सही अवतल लेंस का प्रयोग करना है। कॉनकेव लेंस जो है, जिन भी लोगों को दूर का साफ नहीं दिखता उनको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। देन व्हाई इट इज सो कॉल्ड निकट? तो उसका लॉजिक समझ में आया क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब बनना, जैसे आपका ये लेंस है और ये आपका रेटिना है, तो पर्दा यानी रेटिना पर इमेज बनना चाहिए था तो हमें साफ दिखता। अगर किसी कारण से कुछ लेंस में कोई खराबी आ जाए तो लेंस से यदि पहले ही इमेज बन जाए तो ये बोलते हैं शॉर्ट रह गई इमेज। ठीक हो गया, शॉर्ट रह गई, इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो जब इमेज शॉर्ट रह जाती है तो दूर का साफ नहीं दिख रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? क्योंकि हम इसको केवल आंख के इंटरनल मैटर को छोड़कर देख रहे हैं, इसीलिए ये समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे आप आंख का जो इंटरनल मैटर है, आंख की जो अंदरूनी बात है, जब वो समझकर आप पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? प्रतिबिंब बनना चाहिए था पर्दे पर, पर्दे से दूर बनता है, यानी हाइपरमेट्रोपिया यहां बनता है। लेकिन सेंसर तो थोड़ी यहां लगे हैं, सेंसर तो यहां लगे हुए हैं सारे, ऑप्टिकल नर्व सेल तो रेटिना पर होते हैं। तो इस इमेज को यहां से वापस कहां लाना है? रेटिना पर लाना है। तो दूर दृष्टि दोष में कन्वेक्स लेंस की मदद से इमेज को रेटिना पर लाया जाता है। निकट दृष्टि दोष में या मायोपिया में इमेज को कनकेव लेंस की मदद से रेटिना पर लाया जाता है। ठीक ठीक हो गया। नेक्स्ट इज, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारा टिमटिमा रहा है। कहता सर देखा, मेरे आदेश के सामने तो सब डांस करने लग जाते हैं,
जब पैसे दें तो जैसे अभी बात चल रही थी अंबानी जी के परिवार में, कहते बड़े बड़े स्टार ने वहां पर परफॉर्म किया, डांस किया, कहता सर धन का बल हो तो वो सब टिमटिमाने लग जाते हैं, बड़े बड़े स्टार भी नाचने लग जाते हैं। तो अभी ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं, वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तारों के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपको डांस करके दिखाएं। जो मैंने अभी वाक्य बोले, तो उन वाक्यों में भी इसी प्रकार का लगता है भी हमने धन से किसी को डांस किया, ऐसा नहीं है। हमें केवल लग रहा है कि वो धन का बल है। भाई हमारा एक स्नेह संबंध भी होता है। तो जो तारा टिमटिमा रहा है आकाश में, वो केवल हमें लग रहा है कि वो डांस कर रहा है मेरे लिए। जैसे मैंने अभी बात बोली कि भाई अंबानी जी के परिवार में कई लोगों ने डांस परफॉर्म किया, तो आपको लग रहा है भाई धन का बल है। ऐसा नहीं होता है, हर चीज का धन बल ही नहीं होता है। आपको लग रहा है दूर से कि वो केवल धन के लिए ही परफॉर्म कर रहा है। अलग अलग विषय होते हैं। ऐसे ही तारा, यानी कई बार आंखों से देखा हुआ भी गलत हो सकता है। तारा टिमटिमा रहा है, हमें आंखों से दिख रहा है, कह रहा है, लेकिन फिर भी वो वास्तव उसके पास डांस करने का टाइम नहीं है। वो केवल एक इल्यूजन क्रिएट करता है। लाइट, जब तारा वास्तव में स्थिर है, सर फिर कैसे हम तारा देख रहे हैं, तारा टिमटिमा रहा है? तो कई बार देखा हुआ भी गलत हो जाता है। तारा आपको टिमटिमाता हुआ दिख रहा है, लेकिन तारे के पास फालतू टाइम नहीं कि वो आपके सामने डांस करेगा। तारा केवल चमकता है। लेकिन आप जब यहां ऑब्जर्वर वायुमंडल यानी धरती पर खड़े हैं, ठीक हो गया, और ये वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं, तो जब तारे की लाइट वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अलग अलग सघनता, विरलता यानी डेंसिटी अलग अलग होने के कारण ऐसा लगता है कभी लाइट नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, ऐसा लगता है तारा डांस कर रहा है, टिमटिमा रहा है। वास्तव में टिमटिमाता नहीं है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। याद रखना है, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण ही कोई तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ना तो परिक्षेपण सही है, ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी सही नहीं है, वायुमंडलीय परावर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी सही नहीं है। इसका आंसर क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दोनों में अंतर है। एक है वायुमंडलीय परावर्तन, परावर्तन नहीं है, अपवर्तन है। यानी अपवर्तन के कारण ही हमें दृष्टि भ्रम होता है। दृष्टि भ्रम यानी कोई चीज वहां लग रही है बट है नहीं, तो ये सब दृष्टि भ्रम है। अपवर्तन बोलते हैं इसको। इंग्लिश में अपवर्तन, हिंदी में अपवर्तन, इंग्लिश में रिफ्रैक्शन। समझ में आया? तो अपवर्तन। नेक्स्ट इज, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं। जब कहीं अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, तो उसको मापने के लिए अलग अलग प्रकार के यंत्र इस्तेमाल करते हैं। क्या वो ईडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, आर्गोग्राफ या सिस्मोग्राफ? याद रखना, सिस्मोग्राफी होती है भूकंप को मापने की जो अध्ययन है, उसको सिस्मोग्राफी कहते हैं। ठीक हो गया? जो और इसका स्केल होता है, एक भूकंप का स्केल और एटॉमिक स्केल, एटम बम की जो तीव्रता है वो भी रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, और भूकंप की तीव्रता भी रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। नॉर्मली अगर 5 रिएक्टर के नीचे नीचे भूकंप है, जी 4.9 रिएक्टर स्केल पर रहा, तो जान माल का नुकसान सामान्यता नहीं होता है। हालांकि एक्सेप्शनल हो सकता है, बट सामान्यता 5 रिएक्टर से नीचे अगर भूकंप है, 5 के ऊपर है तो थोड़ा सा अलर्ट होना है, 6 के ऊपर है अभी खतरा बढ़ गया है, 7 हो गया है काफी खतरा है, 8 यानी भयंकर खतरा है। तो अगर आप सुनते हैं कहीं रिएक्टर स्केल पर तीव्रता आई 8, 8.3 भयंकर भूकंप आया है, और कहीं आप सुनते हैं भूकंप आया 4.5 रिएक्टर स्केल भूकंप आया है, जान माल का नुकसान नहीं हुआ होगा, बहुत बहुत ना के बराबर, बहुत कम। ठीक हो गया? तो ध्यान देना, वो स्केल कौन सा है? रिएक्टर स्केल। उसको ऑब्जर्व किया जाता है किस ग्राफ में? सिस्मोग्राफी बोलते हैं उसको। तो यहां पर ऑप्शन क्या आता? सिस्मोग्राफी। नेक्स्ट इज, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाइट लाइट को
सेवन लाइट में डिवाइड करने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो उसका नाम क्या है? प्रिज्म। और आपको ये बात मैंने पहले भी बताई थी, ये ऑर्डर नीचे हमेशा वॉयलेट, ऊपर हमेशा रेड। इसी प्रकार से व्हाइट लाइट को डिवाइड करना, यानी वॉयलेट के बाद जैसे इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, और माने वी के बाद आई, बी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फिर रेड। तो ये 7 रंगों में ऐसा विभक्त हो जाता है। किस डिवाइस से विभक्त हो रहा है? प्रिज्म से। आपको एक बात और याद रखनी है, इंद्रधनुष कभी भी दिखेगा आपको तो बाहर कौन सा रंग होगा? लाल। अंदर कौन सा होगा? बैंगनी। अब ये बात मैंने बताई है और एकदम से काउंटर क्वेश्चन, नहीं सर गलत है सर, मैंने हमारे एरिया में रेनबो देखा था, उसमें बाहर जो है वो वॉयलेट कलर था। तो आप मेरी बात पूरी सुने, जब भी इंद्रधनुष एक बनता है, 90% से ज्यादा केसेस में रेनबो आकाश में बनेगा एक, और बैक टू बैक यदि एक के बाद एक और बन गया है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में कलर ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी अंदर आ जाएगा। भाई नॉर्मली क्या होता है, अंदर माने नीचे कौन सा कलर होता है? वॉयलेट, बाहर रेड। अब यहां पर अंदर आ जाएगा रेड, बाहर आ जाएगा वॉयलेट। समझ में आ गया आपको? तो सेकेंडरी रेनबो कभी भी आपको याद रखना है, रिफ्रैक्शन यदि 2 बार होने की संभावना है तो चीजें उल्टी काम करने लग जाती हैं। जैसे कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस सामान्यतः चीजों को बड़ा करता है, मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस पानी के अंदर उल्टा काम करता है, क्योंकि पानी के अंदर एक प्रकार से कह सकते हैं रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है। तो पानी में डूबा हुआ कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह काम करेगा, और पानी में डूबा हुआ कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। पानी में डूबे हुए लेंस उल्टे काम करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बैक टू बैक यदि कभी 2 इंद्रधनुष बन जाए तो कलर ऑर्डर रिवर्स, उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहां पहुंचे? क्वेश्चन, हाँ तो इसका आंसर प्रिज्म। हाँ 21 पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? माने इनमें से कौन सी लाइट ऐसी है जिन जो लाइट अल्ट्रावायलेट से कम है, या अल्ट्रावायलेट की एनर्जी जिससे ज्यादा है? अल्ट्रावायलेट जिसको हिंदी में बोलते हैं पराबैंगनी। पहला ऑप्शन है अवरक्त किरणें, अवरक्त को हिंदी में अवरक्त है इंग्लिश में IR वेव्स, इंफ्रारेड, गामा तो आपको पता है गामा रेडिएशन, एक्स, और अंतरिक्ष किरणों को हम कॉस्मिक रेज भी कह देते हैं। तो ये बाकी की जितनी किरणें बताई, कॉस्मिक, एक्स रेज, गामा, ये सब पराबैंगनी से ज्यादा लाइट रखती हैं, ज्यादा खतरनाक है। और जो अवरक्त किरणें हैं, इंफ्रारेड लाइट है, इनकी लाइट पराबैंगनी से कम है। तो ये अलग ऑप्शन है, यानी ये सारे ही अल्ट्रावायलेट से ज्यादा थे, लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट से कम है। वो क्या है? अवरक्त प्रकाश। ज्यादातर हमारे रिमोट कंट्रोल, ध्यान रखना, रिमोट कंट्रोल IR लाइट पर काम करते हैं, इंफ्रारेड लाइट पर काम करते हैं। इंफ्रारेड ही लाइट है वो जो ग्रीन हाउस लाइट मानी जाती है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देने वाली लाइट कौन सी है? इंफ्रारेड। अब इसमें भी कई लोग कह रहे होंगे नहीं सर हमने तो पढ़ा है अल्ट्रावायलेट। याद रखना अल्ट्रावायलेट केवल अगर ओजोन लेयर हमारा काम नहीं कर रहा है तो अंदर आ जाएगी, लेकिन वायुमंडल को गर्म करने का काम अनावश्यक जो कर रही है लाइट, उसका नाम क्या है? इंफ्रारेड। ठीक हो गया? इंफ्रारेड लाइट है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती है। यानी यदि हम इस प्रकार से समझें, ये वायुमंडल, सघन वायुमंडल है, सूर्य की लाइट में से इंफ्रारेड लाइट जो है वो अंदर CO2 गैस और भी कई ऐसी सपोर्टिंग गैसें होती है, लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, ये सारी गैसें मिलकर किस लाइट को सोख लेती हैं? इंफ्रारेड को। और सूरज के जाने के बाद भी, यानी सनसेट होने के बाद भी, वो इंफ्रारेड वायुमंडल में मौजूद रहती है और वायुमंडल को गर्म करती रहती है। ठीक हो गया? तो
ये इंफ्रारेड लाइट है जो वायुमंडल को अनावश्यक गर्म कर रही है। नेक्स्ट इज पवन की गति को मापने वाला उपकरण, स्पीड ऑफ एयर, अल्टीमीटर, एनेमोमीटर, क्रोनीमीटर, डीजोमीटर। ध्यान रखना है, अल्टीमीटर तो ऊंचाई मापने के लिए इस्तेमाल होता है, और क्रोनोमीटर भी एक प्रकार की वॉच कह सकते हैं आप, घड़ी है जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बताती है। कई दफा हम इसको अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर पर एक ही टाइम देने के लिए कोई नाविक वगैरह अपने पास रखते हैं, उसको क्रोनोमीटर कहा जाता है, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के साथ मैच की हुई है। और डीजोमीटर एक प्रकार का कह सकते हैं जो एक्स अल्फा बीटा गामा रेस को कितना वो रेडिएशन छोड़ रहा है उसको मापने के लिए काम आता है। अभी इसका आंसर क्या है, पवन। तो पवन एनेमोमीटर, आपने देखा ना गोल गोल ऐसा घूमने जैसा कुछ यंत्र कभी देखा हो आपने, हवा चलती है तो ये ऐसा ऊपर बना देते हैं, इस प्रकार ऐसे हवा चलती है तो जैसे हवा टकराएगी तो ये गोल गोल घूमेगा, ये एनेमोमीटर है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने दिया था। आर्किमिडीज ने क्या दिया था? तैरने का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। गैलीलियो ने क्या दिया था? गैलीलियो ने एक तो दूरबीन की खोज की थी, और गैलीलियो के ने ही जड़त्व का सिद्धांत, लॉ ऑफ इनर्शिया भी दिया था। फैराडे ने चार्ज के बारे में बताया था, मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन, ये सब फैराडे का ही कंसेप्ट है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण, एक बार ऐसा हो जाता है जोश जोश में हम नई जगह कहीं गए थे, कोई स्विमिंग पूल था, कहीं ऐसा वाटर पार्क था, तो हमें लग रहा था यार ये तो 5 ही फुट गहरा है, तैरना हमें आता नहीं था, हमने छलांग लगा दी, और जैसे छलांग लगाई फिर हमारी जान पर आ गई, पता लगा वो तो 9 फुट गहरा है। कहता जी बचाओ बचाओ। तो वो, क्योंकि उसने साइंस को पढ़ा नहीं कभी, और पढ़ा है तो कभी इंप्लीमेंट नहीं किया, अगर उसने इंप्लीमेंट किया होता तो कभी छलांग ना लगाता। क्योंकि कोई भी तला माने उसका फ्लोर आपको कम गहरा दिखाई देता है, कब? जब हमें अपवर्तन झेलना पड़ता है। यानी इसका रीजन क्या है? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण तालाब कम गहरा प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही अंदर कूदेंगे वो बहुत गहरा। जैसे कोई भी दृष्टि भ्रम वाले क्वेश्चन, पानी में आपने पेंसिल डाली, तिरछी दिखाई दी, टूटी हुई दिखाई दी, पानी में सिक्का डाला, ऊंचा उठा हुआ दिखाई, सब रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। तो ये अलग अलग ऊर्जा है, माने पवन ऊर्जा का इस्तेमाल भी व्यक्ति ने किया, लेकिन जो सोलर एनर्जी है वो शुरू से ही, मतलब ऐसा नहीं कि पैनल के रूप में, अलग अलग प्रकार, हम धूप में कपड़े सुखा रहे हैं, वो तो बहुत सामान्य रूप है, हम शरीर को गर्म कर रहे हैं, ये भी सौर ऊर्जा का है। तो अलग अलग प्रकार के धूप में खाना बनाने के सब बहुत पुराने से ही सौर ऊर्जा का इस्तेमाल उन्हें सीख लिया था। फिर पवन ऊर्जा आई, उससे डायनमो घुमाए गए, जनरेटर बनाए गए, सब फिर बाद में, फिर ज्वार ऊर्जा, फिर भूतापीय, तो बहुत पहले से ही सौर ऊर्जा का इस्तेमाल मानव ने सीख लिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम, तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया अभी, तालाब की गहराई का कम दिखाई देना अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट इज, जब कोई व्यक्ति अंधेरे में प्रवेश करता है तेज धूप से, तो उसको थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। देखो जब वो तेज रोशनी में होता है तो उसके जो पुतली है, पिपल, वो सिकुड़ी हुई होती है, बिकॉज लाइट ज्यादा है बाहर, तो अगर लाइट अंदर चली जाएगी तो उसका जो रेटिना बर्न हो सकता है, तो इसलिए पुतली सुगड़ी रहती है, और जैसे अंधेरे में जाते हैं पुतली फैल जाती है, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो उसमें क्या कहेंगे, वो अपने आप को फैला नहीं पाई, आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता। ऑप्शन नंबर डी। तो ये आइरिस यानी आंख का जो काला भाग है उसको आइरिस कहते हैं, और जो ब्राउन कलर की गोली है वो पुतली, प्यूपिल कही जाती है। ध्वनि नहीं गुजर सकती, इससे साउंड नहीं क्रॉस कर सकता, निर्वात यानी वैक्यूम से क्रॉस नहीं कर सकता है। बाकी इनमें से सबसे तेज चलती है साउंड स्टील में। जैसे स्टील का कोई धागा हो और आप उस पे
कोई तार पर आवाज करेंगे तो बहुत तेज सुनाई देगी। ऐसे ही रेल की पटरी पर कान लगाते हैं तो रेल की माने अगर वो हॉर्न ना करे, आवाज ना करे तो पता नहीं लगेगा, लेकिन पटरी पर कान लगाएंगे तो पता लग जाएगा। तो ध्वनि की रफ्तार सबसे ज्यादा डेंस मटेरियल में हाई होती है और निर्वात या वैक्यूम में ध्वनि नहीं चल सकती। साउंड रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किलोवाट आवर किसका यूनिट है? ये शुरुआत में ही वैसे आ गया था क्वेश्चन। ऊर्जा, एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भीषण जब सर्दी पड़ती है तो पानी जो है वो जम जाता है, और पानी जब जमेगा और भीषण जमेगा तो पानी ज्यादा फैलेगा। आपको पता है पानी का वॉल्यूम जो है वो जमने के बाद बढ़ने लग जाता है, और पानी की पाइप उल्टा काम करेंगी। ठंड होने पर उल्टा वो सिकुड़ेगा, और साथ साथ एयर प्रेशर भी ज्यादा होता है ठंडे एरिया में। तो तीनों चीजें कहीं ना कहीं सपोर्टिव हो जाती हैं और पानी के पाइप फट जाते हैं। तो जो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो सबसे प्रमुख कारण है पानी का जमना, और पानी के जमने पर जो बर्फ बनेगा, बर्फ का आयतन ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो बर्फ तो उसको बाहर की तरफ ढकेल रहा है, लेकिन पाइप संकुचित हो रही है, यानी वो आकार घटा रही है अपना। आपको पता है गर्म करने पर चीज फैलती है, ठंडा होने पर कोई मेटल है वो सिकुड़ने लग जाता है। तो जब बहुत ठंड पड़ रही है तो जो मेटल है, वो जो पानी का पाइप है वो सिकुड़ रहा है, लेकिन जो उसके अंदर पानी भरा है, बर्फ, वो फैल रहा है। तो दो विरोधाभास चीजें काम करने लग जाती हैं, और रही से एक असर उसमें एयर प्रेशर भी फिर उस पर प्रेशर लगाने लग जाता है। तो ये सारे प्रेशर मिलकर उसको इम्बैलेंस कर देते हैं और पानी का पाइप फट जाता है। तो इसमें से लेकिन जब से जो स्ट्रॉन्ग रीजन रहेगा वो ये। तो कभी अगर आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन ना भी मिले, पानी के पाइप और उच्च वायु दाब, तो आपको ये वाला ऑप्शन हमेशा याद रखना है। ठंडे एरिया में पानी जम जाता है और जमे हुए पानी को स्थान ज्यादा लगता है, इसीलिए वो पाइप फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर भीषण ठंड पड़ेगी तो फिर पाइप भी सिकुड़ने लग जाएगा, क्योंकि गर्मी पाकर मेटल फैलता है और सर्दी पाकर मेटल सिकुड़ता है। तो अंदर से तो पाइप बढ़ना चाह रहा है, बाहर से पाइप सिकुड़ना चाह रहा है, तो जो विरोधाभास एक्टिविटी होती है उस कारण से पानी का पाइप फट जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से साइंस के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।